Hi guys, welcome back to our channel Sentry, Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM series 21A Pass for Sure videos. NISM का जो PMS Distributors एग्ज़ाम है हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 11 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. टुडे जिस चैप्टर की आज हम बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 12, रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर. सो हम अब तक 11 चैप्टर कवर कर चुके हैं एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, टोटल 12 चैप्टर हैं पीएमएस में. आज हमारा लास्ट चैप्टर है जिसकी हम बात करने वाले हैं. उसके बाद हमारा NISM PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्ज़ाम जो NISM सीरीज़ 21A है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज़ 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्ज़ाम का चैप्टर नंबर 12, रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर. सो देखते हैं इस चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सेबी जो प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे. सेबी प्रोविजंस ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशंस एंड जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस है 2020 उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर. सो आज हम ये जो 5 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A का PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का चैप्टर नंबर 12. तो सबसे पहले आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो जो ये इसके बारे में समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या. देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो ये बनाया गया था ये है बेसिकली ये प्रोवाइड करता है हमें एक लीगल फ्रेमवर्क जो कि पूरे इंडिया में काम करता है. एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग पे ये एक तरीके से कॉम्बैट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को. तो इंडिया में जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है जितनी भी है ये पूरा का पूरा एक तरीके से लीगल फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ना हो. PMLA जो आया था वो दैट वाज केम इनटू फोर्स इन जुलाई 1, 2005. 2000 ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोविजंस जो PMLA के हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हैं वो कब स्टार्ट हुए थे. तो हम सीधा आंसर आ जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2005. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की. देखिए, ऑब्जेक्टिव PMLA का एक ही है, ये आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है. टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग and to provide the confiscation of property derived from or involved or money laundering and for matters connected within or incidental thereto. कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जो है इंडिया में उसको प्रोवाइड करना, उसको प्रिवेंट करना, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो जिसमें इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में और किसी भी तरीके से कनेक्शन है किसी का भी मनी लॉन्ड्रिंग में, तो इस सब चीज़ों को प्रिवेंट करने का ऑब्जेक्टिव है PMLA का जो स्टार्ट हुआ था जुलाई 1, 2005 में. PMLA के प्रोविजंस हमें बताते हैं जो स्टिपुलेट करते हैं पूरी बैंकिंग को, सारे बैंकिंग जितनी भी हमारा बैंक्स हैं उनको, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनको भी, और इन सबको साफ PMLA ने बोला गया है अंडर द PMLA दे विल मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन. जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वेदर यू आर अ बैंक, यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यू आर एन इंटरमीडियरी ऑल्सो, जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनके पास भी जो भी ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आपको रिकॉर्ड रखना है, उनके नेचर का और उनकी वैल्यू का, कितने वैल्यू के हैं, कितने क्या उनका मॉनेटरी टर्म्स में उनकी वैल्यूएशंस हैं, ये सारा हमको हिसाब रखना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा. वेदर दीज ट्रांजैक्शंस आर अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन. तो चाहे वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपको सारा एक मेंटेन रिकॉर्ड को मेंटेन रखना पड़ेगा. अब देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शंस वो या सिंगल ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शंस वो हो सकते हैं. चलिए समझते हैं. ऑल कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख और इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी. तो जितने भी वैल्यू ऑफ ₹10 लाख के ट्रांजैक्शन हैं, चाहे इंडियन करेंसी में फॉरेन करेंसी में, इनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. All series of cash transaction connected to each other which have been valued below 10 lakhs or equivalent in foreign currency with the series takes place in one calendar month and aggregate value of such transaction exceeds ₹10 lakhs. तो 10 लाख के ट्रांजैक्शंस जितने भी हुए हैं अगर वो एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा के हैं और तो उनको बिल 1 कैलेंडर मंथ में बिल्कुल देखना पड़ेगा और उनकी जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 10 लाख से ज़्यादा पहुंच रही है तो इसका भी हमको हिसाब रखना पड़ेगा. और कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वेदर और नॉट मेड इन कैश, और कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे वो कैश का भी ना हो तब भी वो ट्रांजैक्शन, कोई भी सस्पिशियस अगर ट्रांजैक्शन उसमें मिला है, ट्रांजैक्शन में इंटीग्रली कनेक्टेड है या ट्रांजैक्शन रिमोटली कनेक्टेड है रिलेटेड
तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से उनके रिकॉर्ड मेंटेन करे जाएंगे। एंड द रिकॉर्ड्स हैव बीन रेफर्ड, जो इसमें हम बताया गया है इस पैराग्राफ में, जितने भी 3 रिकॉर्ड्स हैं ये मेंटेन किए जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तक। तो 10 साल तक इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द कंपनी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द इंटरमीडियरी। और देखते हैं कोई भी पर्सन अगर पाया जाता है इंडल्जिंग इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करता पाया जाता है, जो उसके ट्रांजैक्शंस हैं वो इलीगल मिलते हैं, और ये सारा डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ PMLA। सो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो प्रोविजंस मेंशन्ड है इन द सेक्शन ऑफ 4 ऑफ द एक्ट। अब देखते हैं ऑब्लिगेशंस क्या है बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज पे। तो वो देखते हैं, वो स्पेसिफाइड है सेक्टर 12 ऑफ PMLA। देखते हैं क्या करते हैं। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शेल, तो क्या करेगी, जो कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। सब रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी, ए मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, जैसा कि हमने पहले भी देखा, सारे मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्लोज। तो कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होगा, द ट्रांजैक्शन शैल बी मेंटेन टू अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, फर्निश टू द डायरेक्टर विद इन सच टाइम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शंस वेदर एक्सेप्टेड और एग्जीक्यूटेड द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे, कोई भी नेचर की, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करानी है पूरी। और हर रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन रखना है, डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड को भी मेंटेन रखना है, और आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द क्लाइंट्स, बेनिफिशियल ओनर ऑफ द अकाउंट फाइल्स, तो ये भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। एंड द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू इट्स क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स का जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है, जो उनका एड्रेस है और क्लाइंट्स की आइडेंटिटी, उनके जो अकाउंट की फाइल्स हैं, ये सारी इसको मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड दिस रिकॉर्ड अगेन हैज़ टू बी मेंटेन फॉर 5 years। सेकेंड पॉइंट, every information maintained, furnished or verified shall be kept confidential। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने ली है, वेरीफाई की है या मेंटेन की है, वो अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अब देखते हैं सेक्शन 12AA ऑफ PMLA क्या बोलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 12AA है वो हमें क्या बताता है। सो इट स्टिपुलेट्स एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो कुछ ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ती है रिपोर्टिंग एंटिटीज को, वो उसके बारे में बताता है कि एग्जैक्टली वो क्या क्या डिटेल्स हैं। चलिए समझते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं टोटल, हम तीनों के बारे में बात करेंगे और फिर उन तीनों पॉइंट्स के सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटीज शेल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। देखिए, कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होगा उससे पहले एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी कुछ करेगी, कुछ काम करेगी। वो कौन कौन से काम है, चलिए समझते हैं। ए, इसमें आ जाता है वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स। सबसे पहले वो वेरीफाई करेगी आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स को, जो उनके स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, उनके ऑथेंटिकेशन करेगी उनके आधार से, और इन सच मैनर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, जो भी उनकी वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है, वो सारा का सारा इसमें किया जाएगा। आधार से पूरी इनकी वेरिफिकेशन होगी। और उसके बाद क्लाइंट अंडरटेकिंग और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन शैल बी कैरिड आउट। जो क्लाइंट की अंडरटेकिंग है, क्लाइंट की अंडरटेकिंग ली जाएगी और फिर इसको इस हिसाब से पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। ये एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी का ये स्पेसिफाइड जो कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड जो ट्रांजैक्शन है उससे पहले उनको ये करना है। दैट वाज नंबर ए ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एक स्टेप उनको आगे लेना है, एक स्टेप लेना है क्या, कि एग्जामिन दी ऑनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ द क्लाइंट। तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वो एग्जामिन करेंगे, ऑनरशिप देखेंगे, इंक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ द फंड्स की, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में जो फंड्स वो ला रहा है, जो लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उस फंड के एग्जैक्टली सोर्सेज कहाँ से हैं, उस फंड का सोर्स क्या है, तो ये भी देखा जाएगा। सी इसमें बताता है कि दे विल टेक एडिशनल स्टेप्स, वो एक तरीके से एडिशनल स्टेप्स लेंगे फॉर द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, कि जो एक पर्टिकुलर एंटिटी ने जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन किया है उसका एग्जैक्ट जो उसका पर्पस है उसके बारे में पता किया जाएगा। एंड इंटेंडेड नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्शन पार्टीज, और जो उनका इंटेंशन है वो ट्रांजैक्शन करने का, उसके बारे में भी काफ़ी एडिशनल स्टेप्स लिए जाएंगे। अब ये तो था फर्स्ट पॉइंट जिसके हमने 3 सब पॉइंट्स देखे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो एक रिपोर्टिंग एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी को जो करना है, ड्यू डिलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। सब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, वेयर द क्लाइंट फेल्स टू फुलफिल द अबव कंडीशन द रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन टू बी कैरिड आउट। हमने जितने भी अभी 3 पॉइंट्स देखे, अगर वो क्लाइंट फेल हो जाता है
फुलफिल करने में ये कंडीशंस, तो अब बात करते हैं तो रिपोर्टिंग एंटिटी उसको अलाउ नहीं करेगी कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने को। क्या क्या वो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? कोई भी विड्रॉल, डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग सच अमाउंट, कोई भी विड्रॉल्स या डिपॉजिट नहीं होगा अगर वो उस अमाउंट को एक्सीड करता है। एनी ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज भी बंद हो जाएगा। एनी ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू इंपोर्ट्स रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगे। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऐसा होगा जो इंटरेस्ट रेवेन्यू में होगा या हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का होगा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इस टाइप की चीज़ें जो भी अगर उसको रिपोर्टिंग एंटिटी को लगती हैं तो बिल्कुल उनका सब कुछ वो बंद हो जाएगा, पूरा उसमें फ्रीज हो जाएगा उनका अकाउंट, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट, अगर कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन एक क्लाइंट ने किया है और वो सस्पिशियस लग रहा है और लाइकली टू इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या उसमें ऐसा है कि कुछ ना कुछ क्राइम उसमें इन्वॉल्व है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी का ये काम बन जाता है कि वो फर्दर मॉनिटर करे बिजनेस रिलेशनशिप को विद द क्लाइंट, इंक्रीज द फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, और ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ ट्रांजैक्शन में बी प्रेस्क्राइब। तो इस टाइप के केसेस में ग्रेटर स्क्रूटनी चाहिए, ग्रेटर मॉनिटरिंग चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को जो कंसीडर सस्पिशियस जो लग रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। रिपोर्टिंग एंटिटी को ऐसा करना पड़ेगा। सो ये तीनों चीज़ें थी सेक्शन 12AA ऑफ PMLA। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। तो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली ये होती क्या है। एनी डीलिंग ट्रेडिंग डन बाय एन इनसाइडर बेस्ड इंफॉर्मेशन, कोई भी डीलिंग या कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी बाइंग सेलिंग अगर मार्केट में होती है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे जो कि पब्लिक नहीं है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, वो एक बहुत ही अनड्यू एडवांटेज देती है इनसाइडर्स को, और वो एक मार्केट की इंटीग्रिटी, मार्केट की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है। यानी कि जिस बंदे के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक नहीं है, या तो वो अगर ऐसा कुछ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर उसने कोई ट्रेडिंग की है, बाय सेलिंग की है, तो ये मार्केट की इंटीग्रिटी के लिए भी ठीक नहीं है, और एक तरीके से ये दिस इज नॉट इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल मार्केट्स, तो मार्केट्स के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। सो क्या किया है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ द मार्केट की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए सेबी ने क्या किया है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस बनाए हैं और उनको एक जगह पे बनाया है। तो इसमें क्या है, शेड्यूल C ऑफ द रेगुलेशन हमें बताता है द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर इंटरमीडियरीज and fiduciaries to regulate, monitor and report trading to by designated persons। तो डिटेल्स हमें दी गई हैं। तो कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 में आती है? चलिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। सब नंबर 1, कंप्लायंस ऑफिसर शैल रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, एंड शैल प्रोवाइड रिपोर्ट्स टू द चेयरमैन ऑल्सो। चेयरमैन जो है ऑडिट कमेटी का, उसको भी बताएगा। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो हेड है उसको भी ये ट्रांजैक्शन को बताना पड़ेगा, बट नॉट लेस देन 1 ईयर। तो एक साल के अंदर अंदर उसको ये सारे ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट, जो भी इंफॉर्मेशन होगी shall be handled within the organization on a need to know basis। इसका मतलब ये है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, जो भी इंसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाएगी ऑन ए नीड टू नो बेसिस। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो लेजिटिमेट पर्पस के लिए या कोई लीगल ऑब्लिगेशंस हैं या कोई लीगल फ्रेमवर्क या इन द अकॉर्डेंस विद द कोर्ट और द लीगल अथॉरिटीज़ ही अगर वो मांगते हैं तभी आपको उस इन्फॉर्मेशन को पास करना है। अदरवाइज आप उस ऐसी इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट कम्युनिकेट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप किसी को भी नहीं दे सकते। डेजिग्नेटेड पर्सन्स एंड इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन्स, बड़े ध्यान देने वाली बात है। जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं और इमीडिएट रिलेटिव्स हैं उनके डेजिग्नेटेड पर्सन के जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनको एक तरीके से इंटरनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया जाएगा उनके लिए, और वो उनको गवर्न करेगा जो भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ में है। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट उनका बनाया जाएगा, चाहे वो डीलिंग में है कि उनको जो भी अकाउंट्स में है, वेदर उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनका बनाया जाएगा कि कितने उनको क्या रिपोर्टिंग करनी है। उनके पर्सनल अकाउंट्स की भी जो ट्रेडिंग है उसको भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर रखा जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो उनको करनी पड़ेगी। डेजिग्नेटेड पर्सन जो है मे एग्जीक्यूट ट्रेड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशंस। तो अगर वो रेगुलेशन के अंदर रहता है तो इन ट्रेड्स को विद इन द कंप्लायंस अपने ट्रेड्स को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, कंप्लायंस ऑफिसर एक मेंटेन करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी लिस्ट को
ऐसी सिक्योरिटीज़ की जो एक रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंडर आएंगी। सो ये जितनी भी कंप्लायंस ऑफिसर जितना भी रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट है उसको एक लिस्ट को मेंटेन करेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंशियली ये मेंटेन की जाएगी। किसी भी ट्रेड को अप्रूव करने से पहले कंप्लायंस ऑफिसर ये डिक्लेरेशन लेगा कि एप्लीकेंट के पास कोई भी ऐसी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। 6 पॉइंट हमें यही बताता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट एक चीज हमें यहाँ पे और स्पेसिफाई करता है कि जो विद इन एनी इवेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास या अगर कोई भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके जो अप्रूवल के विद इन 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको वो ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन प्री क्लियरेंस या प्री अप्रूवल उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। अब बात करते हैं सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। सेबी का जो 2003 एक्ट है इन प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़ है, सो ये एक तरीके से ये बताता है कि जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस या मैनिपुलेशन जो ट्रेड प्रैक्टिसेस सिक्योरिटीज़ मार्केट में चलती है उसके बारे में इन्होंने जो प्रोहिबिशंस लगाई हैं और जो सेबी ने बताया है उसके बारे में ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। रेगुलेशन 2(1)(c) हमें डिफाइन करता है कोई भी फ्रॉड एज इंक्लूसिव ऑफ एनी एक्ट, कोई भी एक्सप्रेशन, ओमिशन, कंसीलमेंट है कमिटेड टू इंड्यूस अनदर पर्सन और हिज एजेंट टू डील इन सिक्योरिटीज। सो ये रेगुलेशन हमें डिफाइन करता है ऐसे इस तरीके के फ्रॉड्स को। चैप्टर 2 ऑफ द रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है इन डीलिंग्स को इन सिक्योरिटीज विच कवरिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। और ये रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है उस पर्सन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ये फॉलोइंग चीज़ों में जिसका इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन सी है। बाय सेल और डीलिंग सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, गलत तरीके से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसमें वह बिल्कुल ही उस पर्सन का जो बाइंग सेलिंग है वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं की जाएगी। कोई भी मैनिपुलेशन या डिसेप्टिव एडवाइस अगर उसने दी है इन परचेज ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड और प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड, इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है कुछ भी उसने ऐसी एडवाइस दी है या मैनिपुलेशन दी है ये बिल्कुल ही प्रोहिबिट है रेगुलेशंस के द्वारा। एम्प्लॉय एनी डिवाइस स्कीम और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद डीलिंग इन इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी लिस्टेड और प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड इज द 3rd पॉइंट। किसी भी प्रैक्टिस में आप एंगेज हुए हो, आपका कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेट एज अ फ्रॉड निकलता है या कोई भी डीलिंग इन सिक्योरिटीज में लिस्टेड एंड प्रपोज टू बी लिस्टेड, जो भी लिस्टेड है अगेन या प्रपोज्ड है लिस्टेड में, किसी भी अभी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई आपका फ्रॉड है या आप इस ऐसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो फ्रॉड बिजनेस हैं तो वो भी अगेन आपको प्रोहिबिट किया जाएगा। और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या आप बहुत ही फ्रॉडलेंट मैनर में आप कर रहे हो, अगर किसी भी और चीज़ में इंडल्ज हो रहे हो तो ये भी आपका सारा इस चीज़ में आ जाएगा। तो चैप्टर 2 ऑफ द रेगुलेशंस हमें प्रोहिबिट करता है डीलिंग्स में डीलिंग करने के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग और इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये हमें यही बताता है चैप्टर 7 ऑफ द रेगुलेशंस। तो ये चीज़ें अगर मिलती हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन को रेगुलेशंस उस पर्सन को हटा देगा, ये चीज़ें नहीं करने देगा। अब बात करते हैं सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस जो 2020 है, चलिए समझते हैं। तो द फॉलोइंग सेक्शंस गिव अ समरी ऑफ सेबी रेगुलेशन 2020। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जैक्टली हमें बताएगा कि समरी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 2020 की। तो मेजर जो पार्ट है रेगुलेशंस को चलिए समझते हैं क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब है मीन्स द टोटल होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड गुड्स बिलोंगिंग टू एनी पर्सन। जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो भी उसकी टोटल सिक्योरिटीज़ है, जो उसकी वैल्यू है टोटल सिक्योरिटीज़ की जो होल्डिंग्स है और गुड्स की जो किसी भी पर्सन की वो बिलोंगिंग्स हो सकते हैं। इस टोटल आपकी जो पूरा पोर्टफोलियो बोलता है जिसमें इक्विटी आ जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लासेस उसमें आ सकती है। ओवरऑल पोर्टफोलियो को, ओवरऑल सिक्योरिटीज़ को, जो टोटल होल्डिंग्स को आपका पोर्टफोलियो बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफिसर की बात करते हैं, इज द एम्प्लॉय ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर पीएमएस स्कीम, जिसको डेजिग्नेट किया जाता है बाय पोर्टफोलियो मैनेजर और वो रिस्पॉन्सिबल होता है द डिसीजन मेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। सो वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करेगा पोर्टफोलियो का, जो सिक्योरिटीज उसमें बाय सेल की गई हैं, एंड ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। पूरा जो ऑपरेशंस है पोर्टफोलियो मैनेजर का वो उसको डेजिग्नेट किया जाता है और वही रिस्पॉन्सिबल होगा। रजिस्ट्रेशन एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, काफ़ी अच्छे से इसमें हमने बात की थी
चैप्टर नंबर 6 में रजिस्ट्रेशन की। सो नो पर्सन शैल एक्ट एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर अनलेस ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी अंडर सेबी पीएमएस रेगुलेशंस। तो इंडिया में अगर आप एक पीएमएस चलाना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन लेना होगा सेबी से अंडर सेबी पीएमएस रेगुलेशंस एक्ट। उसके अलावा आप पीएमएस एज अ पीएमएस काम नहीं कर सकते हैं। और कुछ कंडीशंस हैं रजिस्ट्रेशन की, चलिए समझते हैं जल्दी से वो कौन कौन सी हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेगुलेशंस इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। द पोर्टफोलियो मैनेजर शेल अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ सेबी एक्ट। जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जितने भी प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट और सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस के हैं वो उनको मानेगा, उनको जो भी उसमें बताया गया है सिर्फ उसी तरीके से लीगल फ्रेमवर्क में वो काम करेगा। और इन केस ऑफ एनी चेंज अगर वो चाहता है तो उसको पोर्टफोलियो मैनेजर को एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी से इन केस ऑफ चेंज इन द कंट्रोल इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी चेंज अगर वो करना चाहता है किसी भी रेगुलेशन में तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी का। एक पोर्टफोलियो मैनेजर सेबी को राइटिंग में देगा अगर पहले जो उसने इन्फॉर्मेशन कुछ सेबी को दी है उसमें अगर उसमें कुछ मिसलीडिंग है, कुछ गलत हो गया है, कुछ मटेरियल पर्टिकुलरली कुछ भी चेंजेस ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिटेड है, तो वो आपको मैनेजर को पोर्टफोलियो मैनेजर को राइटिंग में सेबी को देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत क्यों दी गई। पोर्टफोलियो मैनेजर shall pay the fees for registration in the manner provided by the PMS regulations। एक पोर्टफोलियो मैनेजर को फीस देनी होगी जो भी प्रोवाइड की है सभी PMS रेगुलेशंस के एक्ट के तहत। और एक पोर्टफोलियो मैनेजर बहुत ही एडिक्वेट स्टेप्स भी लेगा जो भी रिड्रेसल आपके करने के लिए जो ग्रीवेंसेस इन्वेस्टर्स के आते हैं, कोई भी इन्वेस्टर की क्वेरी है, इन्वेस्टर अगर कुछ इन्वेस्टर किसी भी तरीके से उसका कोई भी ग्रीवेंसेस है तो उसको बहुत एडिक्वेट स्टेप्स पोर्टफोलियो मैनेजर को लेने पड़ेंगे, बट विद इन द 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। और 1 महीने का तो टाइम है ही, इसके अलावा ही हैज़ टू कीप सेबी इन्फॉर्म्ड। तो सेबी को भी साथ में उसको लूप में रखना है अबाउट द नंबर, नेचर एंड पर्टिकुलर द कंप्लेंट्स रिसीव्ड। कोई भी रिसीव्ड आपको कंप्लेंट्स हो रही हैं उसके बारे में सेबी को बताना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो मैनेजर शैल मेंटेन द नेटवर्थ। जितनी भी उसको पोर्टफोलियो मैनेजर को एक नेटवर्थ करनी होनी चाहिए पीएमएस रेगुलेशंस के तहत, वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट वो उसको मेंटेन रखेगा। सो ये कुछ पॉइंट थे जो बिल्कुल कंडीशंस हैं रजिस्ट्रेशन की, हमने फिर से पढ़े। अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजर्स की। वो कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट है जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए लागू होते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल 3 ऑफ सेबी पीएमएस रेगुलेशंस एक्ट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, हमें काफ़ी अच्छे से इनकी रीडिंग करनी होगी। देयर आर 12 पॉइंट्स और सिर्फ एक तरीके से रीडिंग ही इनफ है क्योंकि इस चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑफ कोर्स कोड ऑफ कंडक्ट पे सेबी बहुत ध्यान देता है, तो इसलिए हमको एक अच्छे से इसकी रीडिंग करके जानी पड़ेगी। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल 3 में सेबी पीएमएस के, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर जो होगा इन कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी रखेगा और फेयरनेस रखेगा वो अपनी सारी डीलिंग्स में, जो भी है वो क्लाइंट के साथ या अदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ कर रहा है। तो बहुत ही क्लियरली उसको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी और फेयरनेस उसको अपनी डीलिंग्स में दिखानी पड़ेगी। जो भी पैसा रिसीव हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजर को फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्लाइंट का पैसा बहुत ही जल्दी शुड बी डिप्लॉयड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर एज सून एज फॉर द पर्पस। तो कोई भी पैसा उसको होल्ड नहीं करना है, बहुत जल्दी से जल्दी उस पैसे को डिप्लॉय कर देना है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। पोर्टफोलियो मैनेजर शेल रेंडर एट ऑल टाइम्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस। बहुत ही क्लियरली एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट है ये। पोर्टफोलियो मैनेजर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस देगा, ड्यू डिलीजेंस रखेगा, इंश्योर प्रॉपर केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट। तो बहुत ही उसको एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत है। कोई भी वो और एक तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजर शेल अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज इन्वेस्टमेंट्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वो अवॉइड करेगा और कोई भी ट्रीटमेंट वो बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट देगा टू ऑल हिज कस्टमर्स। 4th पॉइंट, पोर्टफोलियो मैनेजर ऐसा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो कि इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के अगेंस्ट है, यानी कि ट्रेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट ट्रेड एग्जीक्यूट्स नहीं होंगे। एक पोर्टफोलियो मैनेजर शेल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा या किसी भी ऐसे एक्ट में इंडल्ज नहीं होगा या कोई भी ऐसी अनफेयर कंपटीशन नहीं करेगा
जो कि ऐसा करना विच इज़ लाइकली टू बी हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट वो नहीं देगा या कोई भी या किसी ऐसे एक्ट में इंडल्ज नहीं होगा ताकि वो एक हार्मफुल हो जाए अदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए भी। तो बहुत ही अच्छे से क्लियरली कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वो करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर विल शैल नॉट मेक एनी एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट। कोई भी रिटर्न है या ओरल स्टेटमेंट है, आपको कुछ भी एग्जाजरेशन वहाँ पर नहीं करनी है किसी भी चीज़ के बारे में रिगार्डिंग द रिटर्न्स ऑफ द पोर्टफोलियो या क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द पोर्टफोलियो। ये सब चीज़ें आपको नहीं एग्जाजरेट करनी है। 7th पॉइंट, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है पीएमएस का और एक इन्वेस्टर के बीच, सो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द पोर्टफोलियो मैनेजर शैल ऑब्टेन इन राइटिंग, वो एक राइटिंग में लेगा फ्रॉम द क्लाइंट कि जो उसका इंटरेस्ट है इन वेरियस कॉर्पोरेट बॉडीज। तो जो भी उसका इंटरेस्ट है इन वेरियस कॉर्पोरेट बॉडीज में विच अनेबल्स हिम टू ऑब्टेन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। सो ऐसा उसे राइटिंग में लेना पड़ेगा। एक पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट डिस्क्लोज टू एनी क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा या प्रेस को कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज क्लाइंट, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक क्लाइंट की दूसरे क्लाइंट को या प्रेस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ने पर पोर्टफोलियो मैनेजर नेसेसरी स्टेप्स लेगा ट्रांसफ़र ऑफ द क्लाइंट्स की जो सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने में या कोई जो डिविडेंड्स आया है, इंटरेस्ट पेमेंट्स आई हैं, सो बहुत ही जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बहुत ही एडिक्वेट स्टेप्स लेना पड़ेगा इन अकॉर्डिंग्स विद द क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन। 10th पॉइंट के 3 सब पॉइंट्स हैं, चलिए समझते हैं कौन से हैं। एक, पोर्टफोलियो मैनेजर हमेशा ही ध्यान रखेगा कि इन्वेस्टर्स आर प्रोवाइडेड विद द ट्रू एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। एक इन्वेस्टर को बहुत ही ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है और बहुत ही एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है और उसको कोई मिसगाइड नहीं किया गया है या कोई भी ऐसा रिस्क के बारे में या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो उन्होंने लिए हैं उसके बारे में मिसगाइड नहीं किया गया है। सेकंड पॉइंट, आप उसको बेस्ट पॉसिबल क्लाइंट को एडवाइस देंगे इन रिगार्ड टू हिज क्लाइंट्स नीड्स एंड द एनवायरनमेंट एंड हिज प्रोफेशनल स्किल्स। तो जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल क्लाइंट्स लगेगी क्लाइंट की नीड के या जो आईपीएस के बेसिस पे ही आपको एक क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो हैंडल करना है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी प्रोफेशनल डीलिंग्स आप कर रहे हैं वो बहुत ही एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप कर रहे हैं। 11th पॉइंट हमें बताता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या नहीं करना है। तो 3 पॉइंट्स ये हैं, कोई भी क्रिएशन ऑफ द फॉल्स मार्केट एंड सिक्योरिटीज, कोई भी उसको ऐसी फॉल्स चीज़ें मार्केट सिक्योरिटीज में या फॉल्स क्रिएशन ऑफ फॉल्स मार्केट नहीं बनानी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो मार्केट के अगेंस्ट है। मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइस रिगिंग, ये बिल्कुल ही अवॉइड करनी है सब चीज़ें। एंड पासिंग ऑफ द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू ब्रोकर्स मेंबर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव अगर आपके पास है तो आप उसको पास नहीं कर सकते, वेदर आप ब्रोकर हों या मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो। आप किसी भी इंटरमीडिएरी को वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि प्राइस सेंसिटिव है वो आप नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। 12th पॉइंट हमें बताता है, 12th का ए पॉइंट, की जो पोर्टफोलियो मैनेजर या कोई भी उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का एम्प्लॉय है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है पब्लिकली एक्सेसिबल मीडिया में नहीं देगा। जो भी मीडिया में जाके वो ये नहीं बोलेगा कि ये बाय कर लो या सेल कर लो अनटिल एंड अनलेस उसने एक डिस्क्लोजर दिया है अबाउट हिज लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन द सेड सिक्योरिटीज व्हाइल रेंडरिंग सच सर्विसेज। तो एक डिस्क्लेमर के साथ वो उसके बारे में बात कर सकता है, लेकिन विदाउट डिस्क्लेमर वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस उसने एक डिस्क्लेमर दिया है जो भी उसकी पोजीशन है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है ना पर्टिकुलर सिक्योरिटी। इन केस द एम्प्लॉय ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर इज रेंडरिंग सच एडवाइस, अगर कोई एडवाइस ऐसी दे भी रहा है कोई भी एम्प्लॉय, तो ही शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द इंटरेस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। तो जो वो ये भी डिस्क्लोज करेगा कि जो उसका अगर ऐसे में उनकी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का भी कोई इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है, एंड द एम्प्लॉयर का भी इंटरेस्ट उसमें वो दिखाएगा इंक्लूडिंग देयर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन द सेड सिक्योरिटीज। तो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस यहाँ पर रखनी पड़ेगी। एंड 13th पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट इज पोर्टफोलियो मैनेजर शेल अवॉइड द सेबी एक्ट रेगुलेशंस एंड मेड, जो भी गाइडलाइंस स्कीम्स इशूड बाय हैं सेबी जो पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ और सिर्फ उसी के अंडर एक्ट करेगा। एंड पोर्टफोलियो मैनेजर शेल कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइड इन द सेबी प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, जो ये बोला गया है इसके अंडर रह के ही वो काम करेगा। कोई भी ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसके बेसिस पे ट्रेड्स को फैसिलिटेट करने की कोशिश नहीं करेगा।
पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट यूज हिज स्टेटस और एनी अदर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए या पोर्टफोलियो सर्विसेज लेने के लिए वो अपने स्टेटस को यूज़ नहीं करेगा। सो ये तो थे 13 पॉइंट्स गाइज जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। सो इसी के ऐसे ही पोर्टफोलियो मैनेजर को काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये एग्जाम पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है और पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हैं जिसके अंडर उनको काम करना पड़ता है, काम करने की जरूरत है। चलिए समझते हैं कौन कौन से हैं। तो द कोड ऑफ कॉन्डक्ट रिक्वायर्स ऑल पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स टू एडहेयर टू सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस 2020। सबको, जितने भी पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर का जो रेगुलेशन 2020 है उसके अंडर में ही काम करना है। रिलेटेड टू आपको डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, एडवर्टाइजिंग, प्रैक्टिसिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज एक्सेट्रा, कोई भी सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस है, एडवर्टाइजिंग सर्विस है, आपको जो सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020 एक्ट है उसके अंडर रह के ही आपको काम करना है। यू हैव टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एज अ पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। आपको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी और मेंटेन रखना पड़ेगा। प्रॉम्प्टिट्यूड एंड फेयरनेस इन द कंडक्ट ऑल देयर बिजनेस। बहुत ही फेयरनेस आपको, इंटीग्रिटी प्लस फेयरनेस आपको अपने बिजनेस में दिखानी पड़ेगी। एक्ट विद ड्यू स्किल्स। आपको बहुत ही स्किलफुली एक्ट करना पड़ेगा। केयर एंड डिलीजेंस इन कंडक्ट ऑफ ऑल देयर बिजनेसेस। और इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, फोर्थ पॉइंट हमें बताता है उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग, सुटेबिलिटी ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स, मेकिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मार्केटिंग वाइल मार्केटिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो उसकी प्रॉपर आपको फाइनेंशियल नीड्स, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग देख के और उसके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को देख के ही आपको उसको पीएमएस एडवाइस करना है। यू हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं। आपको ये इंश्योर करना है कि जो कमीशन है, जो इंसेंटिव है, वो आपका बेसिस नहीं होना चाहिए वाइल रिकमेंडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो सिर्फ और सिर्फ आपका यही बेसिस नहीं होना चाहिए कि आपको इस पे कमीशन कमाना, इंसेंटिव कमाना है और आपने ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज रिकमेंड किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी डिस्क्लोजर हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको क्लाइंट्स को बताने हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, फीस है, चार्जेस हैं, एग्रीमेंट है बिटवीन द क्लाइंट एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर। इसके बारे में अच्छे से आपको क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा। डिस्क्लोज द क्लाइंट ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन एंड द इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस। बिल्कुल ये भी करनी पड़ेगी। कंप्लीट केवाईसी और आईपीवी वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा क्लाइंट का। Provide full and the latest information about investment approach and the highlight of the assumption made, risk assessment, performance, projections, investment approach again काफ़ी अच्छे से आपको बताना पड़ेगा। And inform the client about the risk and the level of control over the administration and the type of administration service, discretionary and non discretionary, पूरा का पूरा क्लाइंट को एक तरीके से आपको बताना पड़ेगा। एब्सटेन फ्रॉम एश्योरिंग रिटर्न्स। आपको ये बातें नहीं बोलनी है कि इतना रिटर्न आ जाएगा इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, ये ऐसी है, कोई भी ऐसी मिस रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं देनी है। एब्सटेन फ्रॉम अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स थ्रू अनएथिकल मीन्स लाइक रिबेट, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें देख के आपको क्लाइंट्स को ल्योर नहीं करना है टुवर्ड्स पीएमएस की सर्विस लेने पे। ये सारे के सारे अनएथिकल चीज़ें मानी जाती हैं। You have to maintain necessary infrastructure also to provide support to clients। मतलब आपको उनको necessary infrastructure देना पड़ेगा, जैसे कि receipt of disclosure document, statement of the portfolio, performance fees, statement of fees, audit। ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट को देनी पड़ेंगी जब जब भी आपको क्लाइंट मांगता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाइंट्स की आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। वैलिड सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगा एज स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम ऑल टाइम्स। तो ये तो थे कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सैंपल क्वेश्चन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस टू बी मेंटेन्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंक्लूड्स कैश ट्रांजैक्शन ओवर द वैल्यू ऑफ मोर देन। तो काफी अच्छे से हमने देखा कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 1 करोड़। तो 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन जो हैं, 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अंडर दी PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन फॉलोइंग सिक्योरिटीज: domestic mutual funds, derivative traded on a recognized stock exchange, rupee denominated credit and as bonds। तो एक जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो तीनों चीजों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन इज टू प्रोहिबिटेड इनसाइडर डी फ्रॉम डैश ऑन मैटर रिलेटिंग टू इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, सो इनसाइडर, तो उसका एग्जैक्टली किस चीज़ में बताता है कि जो रिस्ट्रिक्ट करता है। फर्स्ट, ए डीलिंग, कम्युनिकेटिंग या काउंसलिंग, और डी ऑल ऑफ द अबव।
तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन, द सेबी फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन और प्रोहिबिट अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। तो कोई भी सिक्योरिटीज में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी डीलिंग नहीं कर सकते हैं, ना बाइंग, ना सेलिंग, ना डीलिंग। तो आंसर इज डी, all of the above. So guys, that was all from the video and from the chapter and from the PMS distributor 21A series. So this marks the ending of the portfolio management services distributor exam की जो हमारी आज हमने 12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, और बाकी चैप्टर्स देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। 12 के 12 चैप्टर्स का लिंक उसमें अवेलेबल है। 12 के 12 चैप्टर्स हैं। दीज आर ऑल पास फॉर श्योर वीडियोस, और इन वीडियोस के ज़रिए हमने कोशिश की है कि जो आपका पीएमएस का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, एंड बाय मेयरली वॉचिंग दीज वीडियोस आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और पीएमएस के हम केस स्टडीज़ जो हैं वो भी कवर करेंगे। एक डिफरेंट वीडियो में मैं कुछ केस स्टडीज़ बताऊँगा जो केस स्टडीज़ आती हैं, प्लस उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। और